1857 का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, यह बीपीएससी मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक हम देखें तो यह है। तो आइए हम लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो दिया है कि वर्षों से चली आ रही ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ, ठीक है, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचारों के सामूहिक प्रभाव ने भारत के सभी राज्यों, शासकों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, धार्मिक समूहों आदि की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को इन शोषणकारी नीतियों एवं आचरण के कारण एक जन विद्रोह भड़क उठा, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भले ही यह विद्रोह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगभग असफल रहा, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल रहा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लियाकत अली, बेगम हजरत महल, ठीक है, और देखें और भी नाम है, नाना साहब आदि ने इस विद्रोह को सशक्त एवं प्रभावी बनाने में अपना बहुमूल्य नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में इस विद्रोह को कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया तथा क्षेत्रीय तथा स्थानीय सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर के विद्रोहियों को एकजुट कर 1857 के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका स्थानीय एवं क्षेत्रीय सीमाओं से परे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं विद्रोह का कारण। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिया है। विद्रोह के कारण राजनीति एवं प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे, ठीक है, आर्थिक कारण थे, नस्लवादी नीतियाँ ब्रिटेन की, तत्कालिक कारण इसके हुए, इसके कारण विद्रोह की आग फूट पड़ी। तो हम लोग इसे विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के कारण पहले के विद्रोह की तरह कई पहलुओं से उभरे। ठीक है, अंग्रेजों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के कारण भारतीय जनसंख्या के सभी वर्गों के अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन कारणों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे आर्थिक कारण, ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रिय शोषणकारी राजस्व नीतियाँ जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी व्यवस्था के कारण भारत के समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं पारंपरिक ताने बाने का विनाश हुआ। कर की अत्यधिक दर हुई तथा कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजों द्वारा भारत में अनौद्योगिकरण की नीति को लागू करके भारतीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों की आजीविका को नष्ट कर दिया गया। इसी सब के सम्मिलित प्रतिरोध के रूप में मजबूत शोषण विरोधी विद्रोह जो है वह हुआ। इन आर्थिक कारणों के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण की नीतियाँ भी उत्तरदायी रही। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यापक सिद्धांत पेश किया, जिससे उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिसका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सहायक संधि और राज्य हड़प नीति ने क्या है कि भारतीय राज्यों के प्रभावी नियंत्रण, इससे क्या हुआ कि भारतीय राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश सरकार की इन आक्रामक नीतियों के साथ साथ नाना साहब की पेंशन की समाप्ति तथा अवध और लाल किलों पर कब्जा करने से भारतीय शासकों एवं अभिजात वर्ग का पतन हो गया, जिसके कारण भारतीय शासकों एवं संबंधित वर्गों में असंतोष व्याप्त हो गया, जो आगे चलकर विद्रोह के रूप में सामने आया। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारणों में देखें तो अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय लोगों के प्रति नस्लीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना से भारतीय समाज एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधारों और नीतियों जैसी सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, मंदिरों एवं मस्जिदों पर आरोपित कराधान और ईसाइयों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण इत्यादि कारणों से समाज के सभी वर्गों में अंग्रेजी शासन के प्रति क्रोध भर गया, जो 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण बन गया। ठीक है, सैनिक कारण भी थे।
तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। जाति धर्म आधारित प्रथाओं पर प्रतिबंध, खराब पोशाक एवं भोजन, वेतन एवं पदोन्नति में भेदभाव, सैन्य भर्ती अधिनियम आदि के कारणों ने सैनिकों के मन में असंतोष की भावना को प्रबलित कर दिया था। ठीक है, भारतीय सिपाही अपने कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अपने परिवार से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नति नहीं मिलती थी। ठीक है, नस्लवादी नीति ये भी कारण थे। क्या थी? ब्रिटिश भारतीयों से घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन लोगों के होटल तथा क्लब भी पृथक होते थे जिनमें भारतीयों को जाने की छूट नहीं थी। न्याय प्रणाली भी नस्लवाद पर आधारित होती थी। किंतु भारतीयों ने यह भी देखा कि ब्रिटिश भी अपराजय नहीं है। ब्रिटिश फौज की प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42, पंजाब युद्ध 1845 से 49 तक, क्रीमिया के युद्ध में हार हुई थी। अतएव भारतीयों ने भी नए आत्मविश्वास का सृजन हुआ था। ठीक है, तात्कालिक कारण में देखें, पुराने लोहे वाले ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया। इस बंदूक का प्रयोग करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जो गाय तथा सूअर की चर्बी से बनी होती थी। इससे हिंदू एवं मुसलमानों के धार्मिक परंपराओं पर एक गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, जो इन विद्रोह का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक चर्बी वाला कारतूस है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सिपाही अपने दांतों से कारतूस के कोने को नोचकर इसे निकालता है। ठीक है, इसके बाद है कि वो निकालने के बाद वह बंदूक की नली में बारूद डालता है, फिर गोली को अपने अभी कारतूस से लपेटा हुआ है, जिसके कारण वो नली में क्या है बराबर जम जाता है और उसे नली में डालता है। फिर है बंदूक के नीचे से छड़ी को निकालकर उसे कागज, गोली और बारूद की नली पर नीचे ढकेलता है। ठीक है, तो एक डायग्राम दिया गया है। तो तात्कालिक कारण को भी हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं कि भारत के मैप में जो स्थान सब दिया है वो देख लेते हैं कि प्रमुख क्षेत्र, इसका जो विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो कौन कौन सा था उसे देखें। तो देखिए मेरठ में, यूपी का मेरठ, ठीक है, मेरठ, ठीक है, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, फैजाबाद, आरा, बैरकपुर, इलाहाबाद, बरेली, और इससे जो संबंधित नेता थे उनको भी दिया गया है। जैसे मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, आरा से कुंवर सिंह, बैरकपुर से मंगल पांडे, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खान। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता एक बार फिर से हम लोग विस्तार से देख लें तो दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है, विद्रोह की तिथि जो थी वो 11 मई 1857 थी और विद्रोह समाप्ति की तिथि 20 सितंबर 1857। और संबंधित अधिकारी कौन थे? निकलसन और हडसन। ठीक है, कानपुर की बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे क्रांतिकारी थे। 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ और समाप्त हुआ दिसंबर 1857 में। कैंपबेल इससे संबंधित अधिकारी थे। लखनऊ बेगम हजरत महल 4 जून 1857 से 31 मार्च 1858 तक, और कैंपबेल ने इसे दबाया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 से 17 जून 1858 तक, ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ये है जून 1857 से 58 तक, कर्नल नील द्वारा इसे दबाया गया। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह 12 जून 1857 से लेकर दिसंबर 1858 तक यह विद्रोह यहाँ चला। विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया यहाँ पर। फिर बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 से प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन जो है 1858 तक चला। विंसेंट आयर द्वारा इसका दमन किया गया। फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में जून 1857 से 1858 तक। जनरल रेनाल्ड, ठीक है, और फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 से लेकर 58 तक जनरल रेनाल्ड द्वारा इसका दमन किया गया।
अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बिहार का क्या योगदान है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की समय सीमा को देखें तो ये है 1857 से लेके 1858 तक, ठीक है। तो यह शुरू होता है 12 जून 1857 से, ठीक है, और एक टाइमलाइन दी गई है, तो इसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो 1857 की प्रमुख घटनाओं को देखें तो 12 जून को देवघर के रोहिणी गांव में विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। 3 जुलाई को पीर अली का विद्रोह पटना में हुआ। 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंटों ने विरोध कर दिया था 25 जुलाई को। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने स्वयं को आरा का शासक घोषित किया, ठीक है। तो ये 1857 की कुछ घटनाएं थी। 58 में देखें तो 23 अप्रैल को जगदीशपुर के निकट कुंवर सिंह की विजय हुई थी और 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो 1857 से लेकर 58 तक के बीच है। अब हम लोग शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करते हैं कि बिहार का क्या योगदान रहा है और बिहार में किस प्रकार से पहले शुरू हुआ वो देख लेते हैं, योगदान फिर देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुई। वहां विद्रोही सैनिकों ने 30वीं रेजिमेंट के मेजर नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी। इसके लिए दोषी सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया गया तथा विद्रोह शुरुआती दौर में ही विफल रह गया। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर मेजर लॉयल की हत्या कर दी। पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया और पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट विद्रोही सैनिकों द्वारा मेजर होम्स सहित अन्य अधिकारियों की हत्या की गई। बिहार में पीर अली को फांसी देने के विरोध में दानापुर में के 3 रेजिमेंटों ने विरोध कर दिया तथा ये विद्रोही वीर कुंवर सिंह से जाकर मिल गए। यहाँ से बिहार में 1857 के विद्रोह को एक नई दिशा एवं प्रभावशाली नेतृत्व मिला, ठीक है। पटना के बाद विद्रोह बिहार के अन्य भागों में फैल गया। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्टि जो है वो सैनिकों की हत्या कर दी, ठीक है। कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर, ठीक है, मतलब दीनापुर बोलते थे उस समय, तो दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोह हो गए और शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया। 30 जुलाई को सरकार ने तात्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन जो है वो लागू कर दिया गया। विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां कैद 400 लोगों को मुक्त करा लिया। अंग्रेज समर्थक रियासत टिकारी राज पर भी हमला हुआ। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोह भड़का। वर्तमान झारखंड राज्य के पलामू क्षेत्र में विप्लव शाही एवं पीताम्बरी शाही के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में 1857 में विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी। तो 1857 में क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका देखें तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायकों में बाबू कुंवर सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और शोषण से पीड़ित जनता के आक्रोश को उन्होंने संगठित किया और 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी वीरता, रण कौशल और दूरदर्शिता का परिचय दिया। इनका प्रारंभिक जीवन देखें तो जन्म 1777 में हुआ था जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार में। परिवार मालवा के राजा भोज के वंशज थे। पिता साहबजादा सिंह थे। अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण उनकी जमींदारी छिन गई, जिससे परिवार में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न हो गया। क्रांति का नेतृत्व देखें तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के सिपाहियों के विद्रोह के बाद बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने संभाला। उन्होंने दुर्ग की मरम्मत करवाई, शस्त्र निर्माण कारखाना स्थापित किया और धीरे धीरे उनकी संख्या 10,000 तक पहुंच गई। प्रमुख सहयोगी देखें उनके भाई अमर सिंह, भतीजे हरकिशन सिंह, निशान सिंह, रथभंजन सिंह और साहबजादा सिंह जिले के जमींदार थे, ठीक है। प्रमुख संघर्ष में देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि आरा में ये थे, ठीक है। रोहतास में रामगढ़ बटालियन ने अपना नेता माना, ठीक है। मिर्ज़ापुर, रीवा गए, फिर बांका। वीर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों को एकजुट करने का प्रयास किया गया, ठीक है।
लखनऊ, फिर लखनऊ गए, लखनऊ के नवाब शाही पोशाक, रुपये, फरमान आदि देकर सम्मानित किया। ठीक है। अयोध्या गए, फिर कानपुर, नाना साहब की तरफ से डिविजनल कमांडर की हैसियत से अंग्रेज़ों से युद्ध किया। ठीक है। और फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया इन्होंने। ठीक है। तो इनका अगर योगदान देखें तो एक तरह से बिहार स्तर पर ही नहीं बल्कि अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इनका योगदान देखा जा सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि आरा की लड़ाई 29 से 30 जुलाई 1857 को हुई थी। छापामार युद्ध कला के सहारे कैप्टन डेनवर की सेना को पराजित किया। आरा में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। इस विजय ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। ठीक है। दूसरा, जगदीशपुर और आसपास का संघर्ष। मेजर आयर ने आरा और जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया, किंतु कुंवर सिंह छापामार युद्ध कर अंग्रेजों को लगातार परेशान करते रहे। सोन नदी के किनारे और कैमूर पहाड़ियों में उन्होंने लंबी अवधि तक संघर्ष जारी रखा। इसके बाद है कि ये कुंवर सिंह का जो है योगदान बताया जा रहा है। तो इन्होंने आरा की लड़ाई लड़ी, जो अभी हमने बात की। फिर जगदीशपुर के आसपास का संघर्ष हुआ। तीसरा दिया है उत्तर भारत में अभियान। सासाराम, रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा होते हुए बांदा पहुँचे और नाना साहब व ताता टोपे से संपर्क किया। ठीक है। कानपुर के विद्रोह में शामिल हुए और बाद में आजमगढ़ की ओर बढ़े। ठीक है। चौथा दिया है कि आजमगढ़ की विजय 22 मार्च 1858 को अतरौलिया के मैदान में कर्नल मिलमैन की सेना को परास्त कर आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। ठीक है। इसके बाद गाजीपुर और अंतिम संघर्ष। गाजीपुर के मन्नाहार गांव में अंग्रेजों से भिड़ंत हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हाथ को काट कर गंगा जी को समर्पित कर दिया। यह उनकी अद्वितीय वीरता और त्याग का प्रतीक है। ठीक है। जगदीशपुर का अंतिम विजय। गंभीर चोटों के बावजूद कैप्टन डी ली ग्रैंड की सेना को पराजित किया। मात्र 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया, किंतु उस समय भी जगदीशपुर के किले पर स्वतंत्रता का झंडा लहरा रहा था। ठीक है। तो इनका योगदान और महत्व देखें तो वृद्धावस्था में भी अटूट साहस और नेतृत्व क्षमता का परिचय इन्होंने दिया। छापामार युद्ध कला की दक्ष उपयोग से अंग्रेजों को महीनों तक परेशान रखा। ठीक है। त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की मिसाल बने। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम की चेतना फैलाने वाले वे अग्रणी नेता थे। ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 क्रांति को बिहार से एक नया बल और आयाम प्रदान किया। उनकी दूरदर्शिता, रण कौशल और बलिदान ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। वे उस युग की महान गाथा है जिन्होंने मृत्यु के क्षण तक मातृभूमि के सम्मान की रक्षा की। ठीक है। तो कुंवर सिंह के नेतृत्व की विशिष्टता देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब बेगम, हजरत महल के साथ 1857 क्रांति के विद्रोह में कुंवर सिंह का योगदान अद्वितीय था। कुशल संगठनकर्ता थे, कुशल रणनीतिकार थे। क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात करने का उन्होंने प्रयास किया। जुलाई 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से संघर्ष किया। गुरिल्ला लड़ाई का सिद्धांत दिया। अल्प साधन, अल्प संगठन, कम सैन्य प्रशिक्षण एवं धन अभाव के बावजूद लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह आदि का पूर्ण सहयोग कुंवर सिंह को मिला। युद्ध में लड़ रहे अन्य विद्रोही नेताओं की अपेक्षा कुंवर सिंह अपनी इन्हीं विशेषताओं से अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक सफलतम संघर्ष करने में सफल रहे। अब हम लोग देख लेते हैं 1857 क्रांति के असफलता के कारण। ठीक है। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण देखें तो 1857 का विद्रोह काफ़ी तेज़ी से भारत में फैला, किंतु संपूर्ण जनसंख्या को प्रभावित नहीं कर सका। साथ ही कुशल अंग्रेजी सेना नायकों एवं आधुनिक हथियारों के बल पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 1 वर्ष के भीतर दबा दिया। इस विद्रोह की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेवार है। तो दिया गया है, पहला दिया है कि योग्य नेतृत्व का अभाव, एकजुट, संगठित एवं सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा है कि जन समर्थन का अभाव, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग इससे अलग रहे। तीसरा है विद्रोहियों के सीमित साधन यानी कि जन, धन एवं आधुनिक शस्त्रों का अभाव। ठीक है। चौथा है देसी नरेशों एवं सामंतों का असहयोग। सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, पंजाब के सिख सरदार ने अब अंग्रेजों की सहायता की थी।
अगला है निश्चित उद्देश्य की कमी, भविष्य की योजना का अभाव था इसमें, इस आंदोलन में। विद्रोह का विस्तार जो है वो सीमित था, उत्तरी और मध्य भारत तक ही था लगभग सीमित। और अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ, ठीक है, चीन एवं क्रीमिया युद्ध के समाप्ति के बाद। बिहार में 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण देखें तो देश के अन्य भागों की तरह अंग्रेजों ने बिहार में भी इस विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन किया। बिहार के विद्रोह की असफलता के कारण भी देश के अन्य भागों में समान ही रही, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला कि बिहार के सीमित क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार हुआ। आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, गया एवं शाहाबाद में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मुंगेर विद्रोह से अप्रभावित रहा। अन्य क्षेत्रों में भी सीमित प्रभाव पड़ा, ठीक है। राजा महाराजा, ठीक है, जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग। 1857 का विद्रोह में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने जन बल तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। दूसरा है कि विद्रोहियों के पास सीमित साधन, ठीक है। विद्रोहियों के पास जनधन शस्त्रों का अभाव था, जबकि रेल, डाक, तार से समन्वय करके प्रशिक्षित सेना के को एक जगह से दूसरी जगह दमन हेतु भेजा गया, ठीक है। जन समर्थन का अभाव था। कुशल जो है ये जन समर्थन का अभाव था। उच्च एवं मध्य शिक्षित वर्ग, धनी तबके, सुदखोर तथा अंग्रेजी जो है ये व्यापारी जो थे वो अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियाँ थी। चीन एवं क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था। निश्चित उद्देश्य की कमी थी इस आंदोलन की। फिर रचनात्मक विचारधारा की कमी थी। योजना का अभाव था। बेहतर शासन प्रणाली का अभाव था। तो ये सभी कुछ कारण थे बिहार में 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या थे। तो सैनिक स्वरूप देखें तो इस मत के प्रतिपादक जॉन लॉरेंस और सीले थे। इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था जो अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए किया गया था। इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानने के पीछे कारण यह है कि प्रायः सभी स्थानों में विद्रोह सैनिक छावनी से शुरू हुआ था तथा विद्रोह में सैनिक की भूमिका प्रमुख थी। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। भारत के बीडी सावरकर, अशोक मेहता एवं इंग्लैंड के शीर्ष नेता डिजायरली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में माना है, ठीक है। इनका मानना है कि विद्रोह एक व्यापक क्षेत्र में फैला था तथा व्यापक जनसंख्या की भागीदारी इसमें व्यापक थी। साथ ही इस विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को समाप्त कर पुनः सत्ता प्राप्त करना था। अतः निश्चित तौर पर यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में। इस विचारधारा को मानने वाले थे डॉक्टर सेन, बीडी सावरकर एवं अन्य विद्वान। इन्होंने देश के लोगों द्वारा विदेशियों को बाहर निकालने का प्रयास, लंबे समय तक देशभक्ति की भावना से संघर्षरत रहने के कारण तथा विस्तार क्षेत्र के आधार पर 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में माना है, ठीक है। फिर है किसान विद्रोह के रूप में। यह मत मुख्यतः मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया, ठीक है, जो 1857 के विद्रोह को किसान विद्रोह के साथ साथ जमींदारों के विद्रोह में किया गया, एक सशक्त विद्रोह मानते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक आरसी दत्त, एम एन रॉय तथा अन्य विद्वान थे, ठीक है। धर्म युद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण धार्मिक मामलों से जुड़ा था, जो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के जुड़ा था। अतः अंग्रेजी इतिहासकार रीज ने इस विद्रोह को धर्मयुद्ध बताया। वहीं जेम्स आउटरम और टेलर ने इसे हिंदू एवं मुस्लिम द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से भड़काया गया विद्रोह बताया था, ठीक है। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध इसे बताया है। ब्रिटिश इतिहासकार टी आर होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का संघर्ष बताया। उनके अनुसार पश्चिम की सभ्य एवं लोकतांत्रिक सभ्यता के खिलाफ बर्बर एवं अशिक्षित लोगों द्वारा 1857 क्रांति का विद्रोह किया गया था, ठीक है। दिया है 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था? तो ये एक भारतीय ही थे, ठीक है। नाम है आरसी मजुमदार, शायद आरसी मजुमदार या ऐसा कुछ नाम है, भूल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला था। तो 1857 की क्रांति के लिए अलग जो राय है वो हम देखें तो बीडी सावरकर ने इसे क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है। आरसी मजुमदार ने क्या कहा? न तो पहले और न ही आज़ादी की लड़ाई थी, ठीक है। तो आरसी मजुमदार, हाँ शायद ये कथन इनका ही है। टी आर होम्स
सभ्यता और बर्बरता से संघर्ष, ठीक है। आउटरम और टेलर ने क्या कहा है, ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। सैयद अहमद खान ने कहा सिपाही विद्रोह, ठीक है। 1857 क्रांति के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार बी डी सावरकर, अशोक मेहता इत्यादि 1857 क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार जैसे आर.सी. मजूमदार, टी.आर. होम्स, जेम्स आउटरम इत्यादि से स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा नहीं देते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के निर्धारण के क्रम में इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने इस विद्रोह को न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इनके विचार में 1857 के विद्रोह से पूर्व भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ कृषक, जनजातीय एवं सैनिक विद्रोह हुए थे, जैसे पूर्वी भारत एवं बंगाल में संथालियों, कोलो, हो इत्यादि का विद्रोह, पश्चिम भारत में भीलों का विद्रोह, दक्षिण भारत में विजयनगर के राजा एवं दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। मजूमदार के अनुसार ये सभी विद्रोह पुनर्स्थापनावादी स्वरूप के थे तथा सभी में शोषणकारी साम्राज्यवादी शासन के अंत तथा स्वतंत्रता की चेतना निहित थी। उन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रवादी मानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इसका विस्तार उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं पंजाब का क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा। पुनः विद्रोह वाले क्षेत्र में भी सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी, बल्कि कुछ रजवाड़े, बागी सैनिक तथा सीमित रूप से किसान एवं शिल्पी जो है वो शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार न करने के पीछे उनका तर्क था कि विद्रोहियों के उद्देश्य अलग अलग थे, सभी निजी कारणों से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्षरत थे तथा अंतिम समय तक कंपनी शासन से सुलह के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। उदाहरण के लिए नाना साहब और झांसी की रानी क्रमशः पेंशन और अपने राज्य की सुरक्षा गारंटी चाहते थे। यही कारण है कि सभी विद्रोही न तो साझे कार्यक्रम थे, योजना और रणनीति पर सहमत हुए थे और न ही क्रियान्वित कर सके। यद्यपि मजूमदार द्वारा 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में दिए गए विचार के तर्कों में पर्याप्त बल है, परंतु यदि विद्रोह के विस्तार, वर्ग भागीदारी, कार्यक्रम एवं प्रभाव का विश्लेषण किया जाए तो कुछ अलग परिदृश्य सामने आता है। सबसे पहले यह विद्रोह उत्तर एवं मध्य भारत तक सीमित था, फिर भी भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र था। पुनः विद्रोहियों की चेतना की अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर रही थी। विभिन्न क्षेत्रों के विद्रोही बिना एक दूसरे को जाने यथाशक्ति सहयोग कर रहे थे। बहादुर शाह जफर को नेता मानना तथा सम्राट घोषित करना इसी भावना का परिचायक था। यह भी उल्लेखनीय है कि बहादुर शाह को परामर्श देने तथा विद्रोह को सफल संचालन हेतु बख्त खान के नेतृत्व में गठित 10 सदस्यीय प्रशासनिक परिषद में 4 असैनिक सदस्य भी शामिल थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के परिणाम भी व्यापक और दूरगामी सिद्ध हुए। इसका तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि कंपनी शासन का अंत हो गया, क्राउन शासन का प्रारंभ हो गया। परिणाम तक कालांतर में भारत में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम व्यापक विद्रोह था, ठीक है। आगे चलकर राष्ट्रवाद का उदय और विकास हुआ, तब राष्ट्रवादी चेतना को दिशा देने और इसे गहराई से जनमानस में आरोपित करने में विद्रोहियों के त्याग और बलिदान ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका परिणाम देख ले तो 1857 के विद्रोह का परिणाम, यद्यपि 1857 के विद्रोह अंततः असफल रहा, किंतु इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह विद्रोह भारतीयों के लिए पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। तो राजनीतिक परिणाम देखें तो ब्रिटिश सत्ता पर प्रत्यक्ष चुनौती 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला बड़ा और खुला विद्रोह था, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समापन कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन जो है भारत को अपने अधीन ले लिया। नया प्रशासनिक ढांचा आया, भारत राज्य सचिव, और ये भारत का सचिव और उसकी परिषद का गठन हुआ, वायसराय की नियुक्ति हुई, ठीक है। संधियों की पुनः पुष्टि, महारानी विक्टोरिया की घोषणा, ठीक है। 1858 के अनुसार भारतीय राजाओं और संधियों और रियासतों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ, विद्रोह ने भारतीयों के मन में स्वराज की उम्मीद जो है वो जगाई। तो ये सभी राजनीतिक परिणाम हुए। सैन्य परिणाम की बात करें तो सेना का पुनर्गठन, सेना को पील आयोग की सिफारिश के तहत पुनर्गठित किया गया और रॉयल कमीशन के अनुसार भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सेना की संख्या जो है बढ़ाई गई, जिसमें भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बंगाल प्रेसिडेंसी में 2:1 था
और मद्रास प्रेसिडेंसी में 5:2 रखा। गोरखा, सिख, पंजाबी जैसे समूह को तरजीह दी गई। ठीक है। सैन्य परिणाम में विभाजन और अविश्वास भी देखने को मिला। जाति और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया गया। ठीक है। नियंत्रण बढ़ाया गया। तोपखाना वो महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेजों के अधीन रखे गए। फूट डालो राज करो नीति स्पष्ट रूप से लागू हुई। ठीक है। और अस्त्र शस्त्र पर रोक लगा। आम जनता को हथियार रखने से वंचित किया गया। तो ये थे सैन्य परिणाम। आर्थिक परिणाम में देखें तो साम्राज्य विस्तार का अंत हुआ। अंग्रेजों ने अब क्षेत्रीय विस्तार के बजाय आर्थिक शोषण को प्राथमिकता दी। ठीक है। कृषि नीतियों को देखें तो किसान असंतोष कम करने हेतु 1859 में संशोधित रैयतवारी कानून लागू किया गया। ठीक है। शोषणकारी नीति का विस्तार हुआ। विद्रोह ने अंग्रेजों को और भी अधिक आर्थिक संसाधन निचोड़ने के लिए प्रेरित किया। जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया गया। अवध के अधिकांश ताल्लुकदारों को उनकी जमीन लौटा दी गई। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम में देखें तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। धार्मिक और सामाजिक मामलों में अंग्रेजी सरकार ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है कम कर दिया। देसी राजाओं से मेल मिलाप। ठीक है। रियासतों के साथ फिर से सहयोगात्मक संबंध बनाए गए। ठीक है। शिक्षा का उपयोग किया गया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को इस तरह विकसित किया गया कि भारतीय अपनी संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुक सके। ठीक है। सामंतवाद की कमजोरी। विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वाले सामंतों की छवि देशद्रोही जैसी हो गई। ठीक है। सामाजिक दूरी। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच खाई और चौड़ी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति के साथ साथ जाति एवं समुदाय के बीच नस्लीय भेदभाव को चिन्हित करने के बाद जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक है। प्रशासनिक परिणाम में देखें तो प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 और स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम 1878 जैसे अधिनियम के माध्यम से कठोर प्रेस सेंसरशिप लगाई गई थी। ठीक है। जिले की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक आंकड़ों की जानकारी के लिए गजेटियर निर्माण किया गया। सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश को 1857 के बाद और कठोर बना दिया गया। ठीक है। पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कस्टम, रेलवे और बड़े तथा अधिक वेतन वाले पद ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखे गए। ठीक है। तो हमने इसका परिणाम देखा। अब हम लोग देख लेते हैं इस विद्रोह का क्या महत्व था। तो इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाया। ठीक है। भारतीय समाज को एकता और संगठन का पाठ मिला इससे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को करने पर मजबूर होना पड़ा। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ सबसे व्यापक, विस्तृत, सामूहिक एवं प्रेरणादायी अभिव्यक्ति थी। इसने न केवल ब्रिटिश सरकार को अपनी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों पर बदलने पर मजबूर कर दिया, बल्कि भारतीयों की देशभक्ति और राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करके भारत की स्वतंत्रता के लिए भविष्य के आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। इसी कारण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। ठीक है। तो आप प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप ज़रूर देखें, अच्छे ढंग से समझें और इसका ज़रूर नोट्स बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।